ठीक है। अब देखेंगे सरल आवर्त गति में ऊर्जा। ठीक है, दो ऊर्जा होंगी। देखो गति कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगा, है ना। सरल आवर्त गति में क्या करता है, जो भी किसी भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे पेंडुलम का लो, चाहे किसी का भी एग्जाम्पल लोगे, वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, गति के कारण गतिज ऊर्जा। ठीक है, कुछ समय बाद उसमें त्वरण उत्पन्न होगा तो वो रुक भी जाएगा। रुकेगा मतलब उसमें क्या आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो दोनों प्रकार की उसमें ऊर्जा इसमें हो सकती है। हमको क्या पता है कि सरल आवर्त गति में v बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, v बराबर क्या लिखे थे, ओमेगा, और क्या लिखे थे, a, और a था कि अल्फा था, बस इतना ही था। क्या क्या था याद करो, अधिकतम चार के लिए नहीं, शुरू में v बराबर क्या लिखे थे, वेग का फॉर्मूला ओमेगा रूट ओवर इधर क्या था, अल्फा, ए था कि अल्फा था, ए था ना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये था। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा के ई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखते हैं, 1/mv का स्क्वायर। v का मान यहाँ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो हाफ m, v का मान रखोगे तो v का मान क्या क्या है, ओमेगा है, और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। इसका स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल, और इसके ऊपर में स्क्वायर आ जाएगा, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से हम स्थितियाँ निकालेंगे, फिर से वही स्थितियाँ हो जाएंगे। स्थिति फर्स्ट क्या रखेंगे, है ना, स्थिति फर्स्ट में क्या होगा, स्थिति पहला देखेंगे, अगर y बराबर हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर जब 0 रखेंगे तब के ई का मान कितने के बराबर आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया, मतलब कि हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, अधिकतम होगा, है ना। अब अधिकतम हो रहा है मतलब इसको आप ऐसे समझा करो, देखो जो हम लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं इसको शब्दों में नहीं लिख रहे हैं, है ना, लेकिन जब सवाल आता है तो यही शब्दों में बन के आता है। कैसे बन के आता है, जैसे सवाल में ये बोल दिया जाएगा कि किसी भी पेंडुलम की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जब वो अपनी माध्य स्थिति में है ना। अब वहाँ पे हम चौंक जाते हैं कि माध्य स्थिति, भाई विस्थापन क्या है, 0 है, और विस्थापन 0 कब होता है, माध्य स्थिति में ही तो होता है ना। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। जब वो क्वेश्चन बन के आता है तो यही सब जो लैंग्वेज भाषा के रूप में आ जाता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जैसे y बराबर 0 लिखे हैं, इसको हम चाहे तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि यदि विस्थापन 0 हो, है ना, विस्थापन 0 कब होता है, माध्य स्थिति में। तो सवाल में ऐसे आ गया कि माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा निकालिए, तो माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब हम क्या ले लेते हैं, विस्थापन को किसके बराबर ले लेते हैं, आयाम के बराबर ले लेते हैं, है ना। विस्थापन को किसके बराबर ले लेते हैं, आयाम के बराबर। तब क्या हो जाएगा, देखो के ई बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर और इधर से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए में ए जाएगा तो 0। ठीक है, और 0 का जब तुम इंटू करोगे किसी भी के साथ तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि जब विस्थापन किसके बराबर हो जाए, आयाम के बराबर हो जाए, उस कंडीशन में गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था, आयाम का मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, मतलब हाईएस्ट डिस्टेंस जो किधर भी चलेगा। और उस दिन बताया कि हाईएस्ट डिस्टेंस में जो वेग है वो क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है, और वेग रुक जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगा। वेग ही नहीं रहेगा तो गतिज ऊर्जा रहेगा क्या, नहीं। ठीक है, तो ये जो हम लोग लिखते हैं उसको आप लोग ऐसे भाषा के रूप में भी याद रखा करो, है ना, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जो विस्थापन है उसको आयाम के बराबर रख रहे हैं तो उस कंडीशन में गतिज ऊर्जा 0 हो जा रहा है, और अगर जो आयाम विस्थापन है उसको हम 0 मार रहे हैं तो उस टाइम पे जो गतिज ऊर्जा का मान निकलता है वो अधिकतम के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। ठीक है सर, कॉमर्स वाले दे सकते हैं, फॉर्म डालना ऐसे बोल रहे हैं, फॉर्म डाल दिए होंगे लेकिन जहाँ पे विजिबल नहीं है ना, आप ना मान लो आप लोग भी नहीं करोगे, मतलब
हो गया। अब हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बराबर हम क्या लिखे थे? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। बल बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान मतलब m, त्वरण का मतलब अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान रख दोगे तो क्या हो जाएगा? m इंटू माइनस ओमेगा वाई। इसका मतलब कितना आ रहा है? माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई। किसका मान आया? ये बल का मान आया, ठीक है। ये बल क्या होता है? ये भी जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ये जो बल लगता है ये किधर लगता है? हमेशा विस्थापन की दिशा में लगता है, ठीक है। मतलब कि ये क्या है? एक प्रकार का प्रत्यानयन बल है। प्रत्यानयन बल किसको कहते हैं जानते हो? ऐसा बल जो क्या करता है? किसी वस्तु को वापस से उसी स्थिति में लाने का प्रयास करता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है। प्रत्यानयन, जैसे हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं तो उसकी स्थिति में जो उसकी प्रारंभिक या मूल अवस्था है तो उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो उसमें जब खींचते हैं तो फिर से क्या होता है? एक बल कार्य करता है जो उसको वापस से क्या कर देता है? उसी अवस्था में ला देता है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रत्यानयन बल कहा जाता है। मतलब वह बल जो किसी वस्तु को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बल लग रहा है वो प्रत्यानयन बल होगा। कैसे प्रत्यानयन बल होगा? ये क्या होता है? माध्य स्थिति होता है, ठीक है। अगर हम झूले को इधर खींचते हैं, मान लेते हैं झूले का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। झूले को इधर खींचते हैं तो वापस इधर आता है ना, वो आता है ना, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? जब हम खींचते हैं तो फिर से अपनी स्थिति में आने का प्रयास करता है जो पहले था। मतलब क्या होता है? एक प्रत्यानयन बल लगता है। यहाँ पे कोई भी सरल आवर्त गति है तो उसमें क्या लगता है? एक प्रत्यानयन बल लगता है, ठीक है। तो यही वही प्रत्यानयन बल है। अब इस प्रत्यानयन बल को क्या करना रहता है? इस प्रत्यानयन बल क्या है? ये इसकी दिशा क्या होगी? हमेशा विस्थापन की ओर होगी, मतलब विस्थापन के विपरीत रहेगी। विस्थापन इधर कर रहे हैं, बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। इसीलिए जो माइनस जो साइन है वो क्या आता है? माइनस आता है, ठीक है। क्योंकि प्रत्यानयन बल हमेशा क्या करते हैं? जिधर आप कोई भी परिवर्तन करो, परिवर्तन का विपरीत लगता है वो हमेशा। क्योंकि परिवर्तन वो क्या करता है? प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करता है। तो प्रारंभिक अवस्था उसका ये था, इधर खींचे हो तो फिर से क्या करेगा? वो वापस आने का प्रयास करेगा, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या है? हमको तो विस्थापन भी बनाए रखना है। मान के चलिए विस्थापन को बनाए रखना है हमको, ठीक है। प्रत्यानयन बल क्या करता है? विस्थापन का विरोध करता है, फिर से वापस पुनः उसी अवस्था में आने का प्रयास करता है। लेकिन अगर हमको क्या करना होगा? विस्थापन को बनाए रखना है, अगर हमको कहीं पे मान के चलिए विस्थापन का मान निकालना है तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमको एक और बल की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। पड़ेगा ना भाई। देखो जैसे कोई चीज़ है जो इसको इधर खींच रहा है ना। ये यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको कोई बल इधर खींच रहा है और तुमको इस पॉइंट को नहीं जाने देना है, यहीं पे ही रखना है, तो तुमको भी बल लगाना पड़ेगा, है ना। और क्या लगाओगे? इसकी विपरीत दिशा में लगाओगे, है ना। मतलब विस्थापन की दिशा में लगाओगे, ठीक है। तो कितने के बराबर लगाओगे? जितना का प्रत्यानयन बल है, ठीक है, उसी के बराबर एक और बल लगाना पड़ेगा। लेकिन इस बल का मान जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। जो हम नया बल लगाएंगे उसका बल का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ये वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, तो उस पर कोई बल लगा ही नहीं सकेंगे। बल कब लगाएंगे? जब ये यहाँ पे रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप रस्साकशी वाले देखे हो ना, रस्साकशी वाला एक सामने तरफ से खींचता रहता है और आप एक तरफ से खींचते रहते हो। क्या होता है? जैसे आप लाइन को क्रॉस कर देते हो फिर खींचते रहते हो, क्या छोड़ देते हो? अब गया हार गए करके, है ना। तो वही कंडीशन है अभी क्या कर रहा है? प्रत्यानयन बल इसको इधर खींच रहा है, ठीक है। और जो हम लोग इसके बराबर बल लगा रहे हैं वो इधर खींच रहा है, ठीक है। अगर मान के चलिए ये वस्तु इधर आ जाएगा, माध्य स्थिति में आ जाएगा, तो इस बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना भाई। मान वो क्या कर लेगा? हार मान लेगा, क्योंकि नहीं खींच पाया तो इसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसी के बराबर हमको क्या चाहिए? एक और बल लगाना होता है जिसकी दिशा क्या होगी? विस्थापन की दिशा में होगी, लेकिन माध्य स्थिति में उसका बल, उसका मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। क्यों 0 होगा? समझ में आया, है ना। क्योंकि भाई दो तरफ का बल लग रहा है, एक इधर क्या लग रहा है? इधर जो लग रहा है वो क्या है? प्रत्यानयन बल लग रहा है। और इधर हम क्या कर रहे हैं? एक बाह्य बल लगाएंगे।
विस्थापन को बनाए रखने के लिए, है ना, विस्थापन के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, मान के चलिए वस्तु का प्रत्यानयन बल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यानयन बल का मान ज़्यादा हो जाएगा और ये वस्तु यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो हम बाह्य बल लगाएंगे उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ ना, थ्योरी को समझ जाना, समझ में आया ना क्यों 0 हो जाएगा, ठीक है। अतः माध्य स्थिति में वस्तु का कण पर लगने वाला मध्यमान बल का मतलब क्या होगा, टोटल बल, ठीक है। टोटल बल कितना हो जाएगा, माध्य स्थिति में पूछ रहा है ना, तो माध्य स्थिति में क्या हो जाएगा, एक बल का मान क्या हो जाएगा 0 और एक बल हो जाएगा अधिकतम मतलब m ओमेगा स्क्वायर और y, और इसको कितना बल है, 2 बल है। मध्यमान का मतलब क्या होना है, औसत निकालना है, ठीक है। मध्यमान का मतलब क्या होता है, बीच का मान, है ना। तो बीच का मान कैसे निकालेंगे भाई, दो वस्तुएं हैं तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसका मान कितने के बराबर आ जाएगा, देखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और y के बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, कार्य, ठीक है, कार्य बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, बल गुणा विस्थापन लिखते हैं, ठीक है। बल का मान कितना निकाले हैं, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और विस्थापन मतलब y, तो क्या हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और y का स्क्वायर। यही क्या है आपका, यही जो कार्य है वो किस रूप में हो जाता है, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। हो गया। अब यहाँ भी स्थिति देखते हैं, स्थिति पहला क्या हो जाएगा, स्थिति फर्स्ट, यदि y बराबर हम क्या रखते हैं 0, तब y का मान 0 रखोगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब कि विस्थापन अगर 0 है तो उस टाइम पे जो गतिज स्थितिज ऊर्जा का मान है वो भी क्या हो जाएगा 0। स्थिति सेकंड, y बराबर क्या रखते हैं a, तो यहाँ पे a रख दो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर। इस टाइम पे क्या हो गया, जो गतिज ऊर्जा का मान होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। इधर नीचे हो गया। हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा का फार्मूला अगर हम इसको E मान लेते हैं, कुल ऊर्जा बराबर क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी और आपका U, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना निकाले हैं, m ओमेगा स्क्वायर और क्या होता है, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इतना निकाले थे ना, ठीक है। और u का मान कितना निकाले हैं, देखो क्या निकाले थे, 1/2 m स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। अंदर में गुणा कर दो, इसका क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, बच गया क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए। तो टोटल एनर्जी का मान कितना निकलता है, उतने के बराबर होता है। ठीक है, यदि इनको हम क्या मान लेते हैं, इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, हाफ के ए का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ के कितने के बराबर है, एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। हो गया। चलिए एक सवाल लिखना, 0.5 किलोग्राम के पिंड को 0.5 किलोग्राम के पिंड को एक स्प्रिंग से लटकाकर ऊपर नीचे दोलन कराया जाता है, ऊपर नीचे दोलन कराया जाता है। कंपन का आयाम 0.5 मीटर, कंपन का आयाम 0.5 मीटर तथा आवर्तकाल 1.57 सेकंड है। आवर्तकाल 1.57 सेकंड है। तो पिंड की अधिकतम चाल, अधिकतम गतिज ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा और स्प्रिंग नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए निकालिए।
ये जो पीछे में सवाल दिया रहता है इसको बनाते हो? बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बना के देखा करो रे। इसको 1.57 लिखो ना। 5-7 बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ? इसको 1.5 क्यों लिखी हो? ठीक है, तो 1.57 बोला हूँ ना। निकल गया। आप लोग बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं दिखते हो मेरे को कि मतलब एग्ज़ाम निकालना है ऐसे टाइप का। अधिकतम 4 का 20 है। 20 कैसे आएगा? प्लान बी क्या है? अगर इफ़ नॉट सिलेक्टेड देन व्हाट आर यू डूइंग? नहीं सिलेक्ट हो गए तो क्या करोगे? प्लान बी रखे हो कि नहीं रखे हो? क्या करोगे? BSc करोगे कि नहीं करोगे? यहीं से करोगे? तो साले भर से करोगे? नहीं मतलब गांव तरफ ही पढ़ना चाहते हो कि बाहर में निकल के पढ़ोगे? बाहर में निकल के पढ़ना चाहते हो ना। अभी आप लोग का लेवल थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 11वीं में आप लोग कोचिंग किए नहीं हो, है ना, 12वीं में भी नहीं किए हो। हमारे पास टाइम कम है और अनफॉर्चुनेटली अगले महीना मैं 10 तारीख तक ही आऊँगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ गया अचानक से, है ना। पहले हमारा एग्ज़ाम जून में होता था लेकिन इस बार मई में हो गया, ठीक है। तो अभी मैं 10 तारीख तक ही आऊँगा और इस महीने में 17 या 18 से 24 तारीख तक फिर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ना। ऐसा नहीं होता था, हर साल जून में होता था लेकिन इस बार पता नहीं क्यों जल्दी दे दिए। इसीलिए मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो सके वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा मैं सिलेबस को आगे ले जाऊँ अभी जितना दिन है उतने में, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई सब मान के चलिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे केमिस्ट्री का कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का आएगा, है ना, और फिजिक्स का भी 20 नंबर का आएगा, है ना। तो जो 12वीं वाला जो पार्ट है जिसमें आप क्या पढ़ोगे, वो भौतिक वो पढ़ोगे विद्युत के बारे में पहला चैप्टर और चुंबकीय वाला,
और एक प्रकाशिकीय वाला, उसको उससे भी बहुत 4-5 क्वेश्चन उससे भी आता है ना। अगर यहीं पढ़ोगे, मान के चलो बीएससी है ना, तो आप अगले साल बीएससी भी करते रहना है ना। रेगुलर जाने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं कॉलेज रेगुलर जाने से। शुरू में जाते हैं, उसके बाद कोई जाते भी नहीं। आप वहाँ भी यहाँ भी क्लास लेते रहना, मतलब इनकी भी तैयारी करते रहना। जैसे अभी वो संजना करती है ना, वो फर्स्ट ईयर में भी थी और वो आती थी, मतलब कब से आ रही है वो, सितंबर या अक्टूबर से आ रही है। तो कॉलेज कभी कभी कॉलेज चले जाती थी, कभी इधर जाती थी, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर बाई चांस सिलेक्शन नहीं होता है तो। और मैं चाहता हूँ कि हो जाए आपका एक बार में, है ना, क्योंकि उतने दूर से पढ़ने के लिए आए हो, है ना। तो हम लोग भी कहीं भी गए थे तो समझते हैं। आप मेहनत करो, है ना, होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश करो, है ना। अगर नहीं हो रहा है तो बाई चांस एक ऐसा है कि आप यहाँ बीएससी डाल देना, ठीक है। और रेगुलर डालना चाहोगे तो रेगुलर में, प्राइवेट डालना चाहोगे तो प्राइवेट में डाल देना। और यहाँ फिर से कंटिन्यू आप इसको कर सकते हो। क्या होगा, फिर आपको बहुत सारा समय मिलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, 1 साल पूरा प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगा। अगर नर्सिंग ही प्लान है तो ठीक है, सबका प्लान नर्सिंग है। पहले मेरे को बताओ, नर्सिंग क्यों चूज़ किए हो तुम लोग? घर वाले बोले हैं कि अपने मन से चूज़ किए हो? सभी लोग नर्सिंग चूज़ किए हो? पसंद है नर्सिंग कि डॉक्टर पसंद है कि नर्सिंग पसंद है? तो नर्सिंग करके तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे, है ना। बन गया कुछ, बना 1-8 ठो। वी का मान कितना है? तुम 20 लाई हो, देखो उसको करेक्शन करो। तो कितना है? 2 है। तो 0 तो नहीं लिखा होगा था। तुमने क्यों लिखा है तो? नहीं 2 आ गया। वाह, और आंसर नहीं पता था तो? ऑप्शन, अच्छा, मतलब ऑप्शन में 2 रहेगा। तुम्हारा आंसर 20 आ रहा है और ऑप्शन में तुमको 2 दिखेगा तो तुम 2 को क्लिक कर दोगे, है ना। ऐसा नहीं करना है रे, सही बनाओ ना भाई। देखो क्या निकालना है हमको, अधिकतम चाल। अधिकतम चाल का फार्मूला क्या होता है? वी मैक्सिमम बराबर हम लिखते हैं ओमेगा ए, यही लिखते हैं, ठीक है। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2π/t, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t। और ए का मान 2 × 3.14, ए का मान तुमको 0.5, टी कितना बोला है? 1.57। अच्छे से देखो, ये इसका 2 गुना है तो 2 बार में कट जाएगा। 2 2 नहीं 4 हो जाएगा। 4 का तुमको करना 0.5 से, तो ये आ जाएगा 2.0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना है ना। अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है। देखो 2 तरीक़े से निकाल सकते हो। एक तो जो फार्मूला निकाले वो वाला, ठीक है। और अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, इसका मतलब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? आप हाफ m वी मैक्सिमम का मान रख दो, ठीक है। वी मैक्सिमम का स्क्वायर, तो हाफ m का मान कितना दिया है? 0.5। और वी मैक्सिमम कितना निकाले? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो हाफ इंटू 0.5 इंटू 2 इंटू 2, 1 से 2 से 1 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा 1.0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 जूल गतिज ऊर्जा है। तो संपूर्ण ऊर्जा यही निकलेगा ना, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के बारे में बोला नहीं गया है, तो यही संपूर्ण ऊर्जा के बराबर होता है। अब देखते हैं हमको क्या निकालना है। स्प्रिंग का बल नियतांक निकालना है, स्प्रिंग नियतांक, ठीक है। स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक के लिए एक फार्मूला लिखे थे, आवर्तकाल से लिखे थे एक फार्मूला, याद करो, ठीक है। स्प्रिंग नियतांक कहाँ पे आता है? 2π और m/k, यहाँ पे आता है ना स्प्रिंग नियतांक, ठीक है। अब देखो हमारे पास समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमको k का मान निकालना है, ठीक है। और k कहाँ है? कर्णी में बैठा है ना, कर्णी के अंदर है। तो भाई सबसे पहले तो हमको कर्णी को हटाना पड़ेगा, तभी तो k का मान निकाल पाओगे, है ना। तो कर्णी हटाने के लिए क्या कर देंगे? हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4π² हो जाएगा, है ना। और इसका वर्ग क्या हो जाएगा? हट जाएगा, है ना। अब k का मान निकालना है तो k को इधर भेज दो और t वाले को इधर ले आओ। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 4π² और m और बट्टे में
टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो k बराबर हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 3.14 इंटू एम का मान कितना है 0.5 और t का मान कितना है 1.57 इंटू 1.57, यही हो जाएगा। t 2 बार है तो देखो 2 बार में यहाँ से जाएगा, 2 बार में यहाँ से जाएगा, कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 0.5, ठीक है। यह क्या हो जाएगा 16 इंटू 0.5 और ये हो जाएगा आपका 8, 80 दशमलव मतलब 80 आएगा तो 8.0 और के बराबर आ जाएगा आपका 8 न्यूटन मीटर। न्यूटन प्रति मीटर होता है शायद इसका मात्रक, है ना। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पूरा सब चीज़ आता है पहले से, आपको सिर्फ उसको मॉडिफाई करना है ना। ये क्रैश कोर्स में इतना हो सकता है क्योंकि 2 ही महीने तो रहता है ना। और सिलेबस देखो तुमको 11वीं का कवर करना है, फिर 12वीं का कवर करना है, केमिस्ट्री भी करना है, दोनों। हाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि आप जैसे नर्सिंग का फॉर्म भरे हो तो अगर नहीं करते क्रैश कोर्स है तो बिना पढ़े लिखे ही जाते हैं। अगर घर में रहते तो पढ़ते नहीं, इतना पता है ना। जैसे अगर आप मान के चले नहीं करते तैयारी तो बिना पढ़े लिखे ही पूरा जाते हैं। अभी कम से कम पढ़ के जाओगे, कुछ तो बनाओगे वहाँ पे, है ना। इतना रहता है। जैसे मैं देखा हूँ, मैं खुद मतलब हम लोग खुद फेस किए हैं कि जैसे 12वीं के बाद पेपर होता है, घर में रहता है तो कोई पढ़ते नहीं है, ऐसे ही मतलब पढ़ेंगे करके पूरा टाइम निकाल देते हैं, पढ़ने का मन भी नहीं करता है ना। अरे अभी तो पेपर दिलाया है ना, कहते पढ़ डर पे, ये वाला मन भाव आ जाता है ना। जैसे तुम लोग 11वीं में कर दिए हो, वैसे ही 11वीं में क्या करते हैं सब बच्चे, अरे अभी तो बोर्ड दिला के आए हैं 10वीं से, है ना। ये तो 11वीं तो ऐसे निकाल देंगे भाई, मज़ा करने के लिए है, अगले साल देखेंगे बोर्ड में। ऐसा होता है सबके साथ, हमारे साथ भी हुआ था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या, हम लोग को क्योंकि पता चल गया है, अरे हम लोग ने बर्बाद किया था 11वीं करके, तो अब जब हम लोग अपने बच्चे को बताते हैं तब भी से वो लोग नहीं मानते हैं। 11वीं के बच्चे बहुत ढीठ होते हैं, कितना भी समझा लो नहीं समझते हैं। सवाल बिल्कुल भी बढ़िया है कि इससे, है ना। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है पूछ क्या रहा है, क्योंकि फार्मूला ज़्यादा है, फार्मूला बेस्ड ही सवाल आएगा। इससे थोड़ा हट के सवाल आएगा जिसको भी हम लोग करेंगे, उसमें क्या होगा, जब हम सरल लोलक के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी लंबाई इतना बढ़ रहा है तो ये कितना बढ़ेगा, है ना, वो वाला आएगा। अब हम लिखेंगे सरल लोलक। सरल लोलक जानते हो, किसको कहते हैं सरल लोलक। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कोई इतना बड़ा कोई भी एक वस्तु है जो जिसका द्रव्यमान थोड़ा ज़्यादा है ना, उसको हम पतले से डोरी में ऐसे लटका देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सरल लोलक के जैसे कार्य करेगा, ठीक है। और वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है। जब सरल लोलक बनाते हैं, है ना, जैसे इस टाइप का, है ना, एम द्रव्यमान का, तो ये जो रस्सी है ना, रस्सी या डोरी, इसके जो द्रव्यमान है उसको क्या मान लेते हैं हम, नगण्य मानते हैं, ठीक है। इसका द्रव्यमान क्या मानते हैं, नगण्य, मतलब नहीं के बराबर मानते हैं। केवल किसका द्रव्यमान मानते हैं, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। और ये जो परत है या यहाँ पे जो सतह रहेगा, इसको घर्षण रहित मतलब घर्षण बल को भी क्या मान देते हैं, नगण्य मानते हैं, घर्षण रहित मानते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमको सरल लोलक का क्या निकालना है, आवर्तकाल का फॉर्मूला देखना है, ठीक है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके √L और mg L के बराबर, ठीक है। ये I है ना, I मतलब इनर्शिया, ठीक है। I का मतलब क्या होता है, वो क्या पढ़ते थे आप लोग, जैसे क्या कहते हैं उसको, जड़त्वाघूर्ण, ठीक है। I का मतलब क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्वाघूर्ण है, ठीक है। और देखो I बराबर हम क्या लिखते हैं, I बराबर हम लिखते हैं mg L, I बराबर हम लिखते हैं ml का स्क्वायर, क्या लिखते हैं, ml का स्क्वायर लिखते हैं, द्रव्यमान और उसके दूरी का मतलब कोणीय संवेग और इसका क्या किसके बराबर होता है, ये जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला है, जैसे 11वीं में आप लोग पढ़ते हो। तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई और I का मान रख दो m L का स्क्वायर mg L, एक L से एक L और m से m, क्या आ जाएगा 2 पाई बराबर आ जाएगा आपके पास L/g, जहाँ L क्या है, सरल लोलक का प्रभावी लंबाई है, ठीक है। हो गया। L क्या है, प्रभावी लंबाई है, प्रभावी लंबाई कहाँ से कहाँ तक होता है, इसको याद रखना। जैसे हम लोगों ने ऐसे बनाया था, है ना, इस टाइप का, ये इसका क्या हो जाएगा, गोले का केंद्र हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है, निलंबन बिंदु कहते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र। तो इनके बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, प्रभावी लंबाई कहा जाता है। इसके पहले नियम देख लेते हैं, सरल लोलक के नियम लिखना, ठीक है। सरल लोलक के नियम, तो T बराबर क्या लिखते हैं हम, L/g लिखते हैं, पहला नियम है ना ये, ठीक है। यदि L व g का मान नियत हो तो t बराबर भी क्या आ जाएगा, नियतांक आएगा, ठीक है। दोनों का मान नियत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, t का मान भी तो नियत हो जाएगा ना, 2 पाई तो अपने आप में पहले से ही नियत है, ठीक है। अब l को भी नियत मान लेंगे और g को भी नियत मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका मान भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम केवल क्या करते हैं, दूसरा क्या, यदि हम केवल किसको नियत मान लेते हैं, यदि g बराबर नियत हो, ठीक है। यदि केवल जी बस को क्या मान लेते हैं, नियत मान लेते हैं, तो t बराबर क्या हो जाएगा, जो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, √L के हो जाएगा, है ना। क्योंकि भाई तुम g को नियतांक मान लो, ये तो पहले से ही क्या है, अपने आप में नियत है, तो इसका मान केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा, L पर निर्भर करेगा और √L पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब g नियत रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, t पर नियत रहेगा, ठीक है। अर्थात सरल लोलक का आवर्तकाल, नीचे से लिखना, अर्थात सरल लोलक का आवर्तकाल प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है।
सरल लोलक का आवर्तकाल उसके प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। कंडीशन तीसरा क्या कर सकते हैं, अभी अगर हम किसको मान लेते हैं, अगर L को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब L को नियत मान लेते हैं, यदि L बराबर क्या मान लेते हैं, नियतांक या नियत। ठीक है, अब L नियतांक हो गया, ये तो पहले ही अपने आप में क्या है, नियतांक है। अब इसका मान केवल किस पर निर्भर करेगा, G पर। कैसे निर्भर करेगा, ये देखो, ये नीचे में है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√G, है ना। मतलब जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, आवर्तकाल, है ना, सरल लोलक में गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण आवर्तकाल का मान, ठीक है, आवर्तकाल का मान लिखना ना, सरल लोलक की गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको 1 पॉइंट इतना क्यों ले रहे हैं। चलिए एक सवाल है किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/4 गुना है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 गुना है। यदि पृथ्वी पर आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उस ग्रह पर आवर्तकाल कितना होगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/4 गुना है। ठीक है, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी पर 2 सेकंड है ना, पृथ्वी पर आवर्तकाल 2 सेकंड है तो ग्रह पर आवर्तकाल निकालना है। ठीक है, प्रतिशत देखता हूँ तो इसको 1/25 अगर बढ़ जाएगा तो 1 बढ़ा दोगे तो 26/25। अब ये जाएगा 1 बार में, है ना, फिर 0 बार में, 100 बन जाएगा, फिर 4 बार में। ठीक है, देखो मतलब कई बार ना जैसे मैथ्स का पूरा आ जाता है इसमें, है ना। जैसे आप लोग परसेंटेज वगैरह सब पढ़े नहीं होंगे लेकिन मैथ्स का यहाँ पे यूज़ हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बायो वालों को, इसलिए बायो वालों को फिजिक्स थोड़ा कठिन लगता है तुम लोग को भी, और मैथ्स वाले को केमिस्ट्री कठिन लगता है, ऐसे बोलते हैं ना, सुने हो कि नहीं सुने हो। लेकिन मुझको तो नहीं लगता था, केमिस्ट्री ज़्यादा सरल लगता था, मैं मैथ्स वाला हूँ। केमिस्ट्री सरल ही है। मैथ्स वालों को पूछना रे, कट वट जाएगा ये काम तो।
बनाओ ना, ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है, इसको नहीं बनाओगे तो अब क्या मतलब बताओ। ऐसे सवाल मैंने कितना ही बता दिया है गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में कि इस ग्रह पे इतना है और पृथ्वी पे इतना है इसका मान, तो क्या हो जाएगा भाई। क्या बोला गया है सवाल में, देखो हमको क्या बोला गया है, किसी भी ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना है, 1/4 गुना है ना। और पृथ्वी पर जो आवर्तकाल का मान कितना है, 2 सेकंड है, तो दूसरे ग्रह पर आवर्तकाल कितना होगा। अब देखो ध्यान में क्या रखना है हमको कि जो यहाँ पे क्या बोला गया है, सरल लोलक के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, मतलब उसकी प्रभावी लंबाई के बारे में कि ग्रह पे प्रभावी लंबाई ज़्यादा है या पृथ्वी पर कम है, ऐसे कुछ भी नहीं बोला गया है। इसका मतलब क्या है, दोनों जगह पे जो प्रभावी लंबाई का मान है वो सेम है, मतलब दोनों जगह पे प्रभावी लंबाई क्या है, नियत है। तो आप नियतांक वाला यूज़ करोगे आप कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब एल नियतांक होता है तो डी का मान किस प्रकार से निर्भर करता है। मेरे को लगता है तुम लोग को ना इसका श्री गणेश करने में ही मतलब समझ नहीं पाते हो कि इसका श्री गणेश कैसे करें, है ना, कि स्टार्ट कैसे करें, ऐसा होता है, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है, ग्रह पर जो है ना, जो ग्रह पर गुरुत्व जी का मान है ना, वो कितने के बराबर है, इसको मैं जी डैश ले लेता हूँ, ठीक है, या इसको मैं क्या मान लेता हूँ, जी मान लेता हूँ, G1 मान लेता हूँ। और जैसे पृथ्वी पर, चलो पृथ्वी पर जो क्या मान लेते हैं, पृथ्वी पर G बराबर हम इसको G1 मान लेते हैं, ठीक है। और ग्रह पर G बराबर हम इसको क्या मान लेते हैं, G2 मान लेते हैं, ठीक है। दोनों जगह तो सेम नहीं है तो सेम नहीं मान सकते, है ना। एक ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो G1 है और ये इतना है, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला गया है, जो ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण है ना, वो क्या होगा, जो ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण है मतलब ये क्या है, पृथ्वी का 1/4 है, यही लिखो ना, 1/4 गुना है, तो ऐसे ही तो लिखोगे, है ना। अब क्या हो जाएगा, जो आवर्तकाल पृथ्वी पर T1 मान लेता हूँ, आवर्तकाल पृथ्वी पर मैं T1 मान लिया पृथ्वी पर, और ग्रह पर कितना मान लेता हूँ, ग्रह पर T2 मान लेता हूँ। ग्रह पर नहीं पता है, इस पर तो पता है, 2 सेकंड बोला गया है ना। देखो सरल लोलक के नियम से, सरल लोलक के नियम से कैसे नियम लगा रहे हैं भाई, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे प्रभावी लंबाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, मतलब वो नियत रहा होगा दोनों जगह पे, है ना। तो सरल लोलक के नियम से क्या होता है, T बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/G, ऐसे लिख सकते, अनुक्रमानुपाती का साइन हट जाएगा, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसको मैं T1 मान लूँगा तो इसको क्या मान लूँगा मैं, G1, तथा इसको अगर मैं T2 मान लूँगा तो इसको क्या मानूँगा, G2, ठीक है। इसको 1 मान लो और इसको मान लो 2, ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, से भाग देने पर। अब देखो मैं चाहूँगा जब भी कोई ऐसा कंडीशन आता है तो मैं दोनों का रेशियो भी ले सकता हूँ, अनुपात, ठीक है, क्योंकि देखो भाग दे रहे हैं तो अनुपात ही तो आएगा, देखना T1/T2, T1 का मान कितना है, 1/G1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1/G2, ये वाला पलट जाएगा, है ना। तो T1/T2 ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, G2, और ये नीचे का अपन आपस में गुना हो जाएगा तो G1, ये आ जाएगा। अब देखो G2 का मान किसके बराबर है भाई, T1/T2, और G2 का मान किसके बराबर है, √G1 और 1/4 इसी के बराबर है ना, और ये हो जाएगा G1, तो G1 से G1 कैंसिल, ठीक है, T1/T2, और ये कितने के बराबर आ गया, 1/√4, कितने के बराबर आएगा, नहीं 1 मिनट, कुछ गलत कर दिए क्या, ये वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा, ठीक तो है ना। अब यहाँ से हमको T2 का मान निकालना है, तो T2 का मान निकालना है ना, ठीक है।
तो T1 को इधर भेज दोगे तो डिवाइड में, चलो दोनों को पलट दो तो T2 बटे T1, इधर को भी पलट दोगे तो √4 बटे 1। अब √4 को तुम क्या लिख सकते हो 2, चलो यहाँ पे पहले √4 बटे √1, दोनों का रूट अलग अलग कर दिया ना, ठीक है। T2 का मान निकालना है तो T1 को इधर भेज दो तो T2 बराबर क्या हो जाएगा √4 इंटू T1, और इसका मान क्या हो जाएगा, देखो √4 का मान 2, T1 का मान कितना दिया है 2, तो T2 का मान क्या आ जाएगा 4 सेकेंड, द करेक्ट आंसर। कहीं भी कुछ डाउट है क्या, पूछो, कुछ तो पूछो रे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया है? जब तक पूछोगे नहीं क्लियर नहीं हो पाएगा, तुमको याद कर करके चलना पड़ जाएगा। तो मैं पूछो ऐसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 71% हो गया, पूछ ना रे सागर, हैं समझ आ गए? तो तुम लोग ऐसे शुरू में क्यों नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा करेंगे करके, बताओ। सूत्र हर जगह अलग अलग लगता है सर, इसलिए हम लोग कहाँ अलग 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 है रे? हाँ देखो, मतलब आप लोग क्या है, आप लोग की जो सोचने की जो क्षमता, मतलब वो थोड़ा संकीर्ण कर लियो। आप लोग क्या सोचते हो, जैसे ये सूत्र है 2πm/k, तो डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आएगा, है ना। आप क्या सोचते हो कि हमको टी का मान निकालने के लिए बोला जाएगा, 2πm का मान दे दिया रहेगा 10, k का मान दे दिया रहेगा 2 से 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा √5, और इसका पाई का मान जो भी रखना चाहोगे वो रख लोगे। ऐसे इस टाइप का नहीं आएगा, है ना। आप लोग क्या, आप यही सोचते हो, है ना, कि जैसे सूत्र तुम लोग क्या देखते हो, जैसे सूत्र को तुम लोगों ने वो देखा है तो आप केवल वहीं तक सोच रहे हो कि यही सूत्र है, मतलब यहीं से आएगा सवाल करके, है ना। वैसे मत सोचो, थोड़ा सा हट के सोचो कि सवाल ऐसे भी आ सकता। मैंने ऐसा वाला वैरायटी कराया कि नहीं कराया, बताओ। गुरुत्वाकर्षण में कराया था ना कि एक ग्रह पे जी का मान ये है, पृथ्वी पे उसका इतना गुना है ना। तो हमको एक चीज़ याद रखना, जैसे 4 वैल्यू मिल रहे हैं, 4 वेरिएबल्स हो रहे हैं, तो 3 का मान आपको दिया रहेगा, बस चौथे का मान निकालना रहेगा, है ना। अगर नहीं दिया है तो वो ऐसे सवाल को बनाया है कि दोनों कट जाए, है ना। देखो इसीलिए तो बोला गया ना, हम इसको जी, पृथ्वी पर जो जी है वो क्या है, ग्रह के जी का 1/4 गुना है, ऐसे है ना। तो कहने का मतलब क्या है, वो जानता है कि अगर मैं दोनों को कर दूंगा तो जी कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए सवाल को ऐसे बनाया है ना। अब यहाँ पे अगर बाय चांस हम वो वाला फार्मूला लगा लेते, चलो अगर तुम चाहो तो ये वाला कोई फार्मूला लगा सकते थे, 2π बराबर क्या लिखे थे L/G, ये वाला भी फार्मूला लगा लेते। यहाँ से भी क्या करते, इसको T1 मान लो, इसको G1, इसको T2, तो ये क्या हो जाएगा L/G2, ठीक है। ऑनलाइन बंद हो गया। अब तुम क्या करते, जब इसको तुम डिवाइड करोगे, है ना, तो क्यों नहीं कट जाएगा भाई, L से L तो कट ही जाएगा ना बाद में। उससे अच्छा क्या है, आप पहले ही काट लिए रहो, क्योंकि आपको तो नियम पता है ना कि अगर जो लंबाई है वो नियत है तो उसका मान केवल और केवल जी पर निर्भर करेगा, है ना। तो आप डायरेक्टली ये भी भरा, और अगर आप ये नहीं सोच सकते थे तो यहाँ से भी तो कर सकते थे ना, क्योंकि यहाँ से भी 2π और 2π क्या हो जाता, कैंसिल ही हो जाता, ठीक है। बच जाता G1 और G2। अब ये दोनों कैंसिल कैसे हो जाएंगे, ये तो 2 है और ये तो 1 है, तो इसके लिए तो सवाल में आपको बोल दिया गया है, तो G2 का मान है वो कितना लेना है आपको, G1 का 1/4 गुना लेना है ना। तो यहाँ से भी सवाल को कर सकते थे। एकदम वही तक मत सोचो जहाँ तक तुम फार्मूला लिख रहे हो, है ना। उसके दो दूसरे पहलू हैं, सवाल को कैसे अप्रोच कर रहे हैं उसको भी सोचो और दिमाग में रखे रहो कि यहाँ कैसे कर रहे हैं, तब जाके जो सवाल है उसका लैंग्वेज को पकड़ पाओगे। क्या घंटा पढ़ा था स्नेहा, कितने घंटे पढ़ती हो, हैं? 4 मतलब यहाँ के अलावा घर में। और तुम 3 से 4, तुम 2 घंटा, 2 बोली क्या, 2 घंटा यहाँ के अलावा 2,
रात को 2 और दिन में नहीं पढ़ते हो? और तुम हिना 1 बोली या 3? और क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी। तुम कितने घंटे पढ़ती हो? 2, मतलब यहाँ के अलावा 2। और तुम क्या नाम है जी? सागर। क्या कितने घंटे? और तुम? 3 घंटे। तुम्हारा सिलेबस कितना है? 5 सब्जेक्ट है। अब तुम पढ़ रहे हो 2 घंटे, तो 40-40 मिनट 30-30 मिनट ऐसे बांट रहे हो रे। कम से कम 5 घंटा पढ़ो यहाँ के अलावा, और 1-1 घंटा तो कम से कम पढ़ोगी ही ना, है ना? तभी तो हो पाएगा। जबकि आपको पढ़ना उससे ज़्यादा है, कम से कम 8 घंटा पढ़ना है। 6 से 8 घंटा पढ़ो। जब तक ज़्यादा पढ़ोगे नहीं, ज़्यादा मन में डाउट आएगा नहीं, है ना? जब तक मन में डाउट नहीं आएगा, फिर क्लियरिटी कैसे कहाँ से करोगे, सवाल को कैसे अप्रोच करना है। सर नर्सिंग के बुक में तो अपना कठिन है सवाल। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग ये सवाल नहीं कर पा रहे हो, तो नर्सिंग का कहाँ से करोगे रे? इसी तो मैं इतना टाइम से क्या बता रहा हूँ कि नर्सिंग का लेवल का भी हम कर ही नहीं रहे हैं, है ना? क्योंकि ये तो तुम्हारे नॉर्मल से 11वीं का बुक का है ना? जबकि उसमें देखोगे तो इसमें से थोड़ा टफ आएगा। टफ कहने का मतलब क्या है, वहाँ भी सब फार्मूला यही रहेगा, लेकिन जैसे आप देखो जो नेक्स्ट सवाल करेंगे वैसे ही सवाल आता है। जैसे अगला सवाल लिखो, एक सरल लोलक की लंबाई में एक सरल लोलक की लंबाई में 4% की वृद्धि कर दी जाए। एक सरल लोलक की लंबाई में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आवर्तकाल में कितना या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा मतलब या घटेगा या बढ़ेगा प्रतिशत में, ठीक है? अब देखो ये सवाल इतना छोटा सा है, 1 लाइन का है, लेकिन इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ना? सबसे पहले थोड़ा सा परसेंटेज का देखो, परसेंटेज कैसे तोड़ते हैं, ठीक है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जो ये देखते हो ना, ये इसका मतलब ये कितने के बराबर है? 1/100 के बराबर है, ठीक है? ये कितने के बराबर होता है? 1/100 के बराबर है। तो 4% लिखा है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 गुना 1/100 लिख सकता हूँ, ठीक है? और 4 गुना 1/100 का मतलब होता है 1/25। 4 से काटोगे 4 एकम 4 और 4 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है? वृद्धि है, इसका मतलब क्या होता है? इसको कैसे सॉल्व? वृद्धि का मतलब क्या होता है? हम 25 है उसमें 1 और बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 26/25। समझ में आ रहा है? ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि जब वृद्धि करते हैं तो उसमें जैसे इसको मैं घटाता मान के चलिए, तो मैं क्या लिखता? इसको 25 है, उसमें 4% की कमी होती रहती तो मैं इसमें 1 कम कर देता, तो 24 कितना आ जाता है? 25 आ जाता है, ठीक है? बढ़ा रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 26/5। जैसे मान के चले 20% कह देता, 20% वृद्धि, तो 20% का मान कितना होता है? 20/100 मतलब 1/5। बढ़ा वृद्धि बोलता तो क्या कर देता मैं? 5 में 1 जोड़ देता तो 6/5। कमी बोल देता तो क्या कर देता? 4/5, 1 कम कर देता। कमी में क्या कर देना है? माइनस कर देना है। वृद्धि में क्या कर देना है? बढ़ा देना। 25% बोलता तो क्या जाता? 25% का मान होता है 1/4, ठीक है? बढ़ा रहा है मतलब 5/4 है। वृद्धि बोला गया, अगर कमी बोलता तो मैं क्या करता? इसको 3/4। समझ में आया? ठीक है? अभी सवाल में क्या बोला गया है? वृद्धि बोला गया है, कितने की? 4% की, ठीक है? तो 4% की वृद्धि में क्या हो जाएगा? इसका मान कितने के बराबर आ जाएगा? अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 1.04 आएगा, ठीक है? ठीक है? प्रश्न के हिसाब से क्या बोला गया है? जैसे प्रश्नानुसार मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो उसके जो लंबाई है ना, सरल लोलक की जो लंबाई है L1 कितने के बराबर है? L के बराबर है। हम लोगों ने मान लिया, बोला नहीं गया है, ठीक है? अब क्या बोला गया?